नीलू और मोहन अपने बच्चों के लिए भोजन लेने बाहर गए थे। जंगल में अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। तभी अचानक मोहन और नीलू एक पेड़ से टकराए। नीलू की तो वही मौत हो गई, लेकिन मोहन के दोनों पैर टूट गए। कुछ ही देर बाद पंछी मोहन को उठाकर घर लाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। पापा, ये सब क्या हो गया? अब हम कैसे जीवित रहेंगे माँ के बगैर? इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। मैंने सभी पक्षियों को काम करने की ऑफर दी है, पर सभी पक्षियों ने काम करने से मना कर दिया है। आजकल फलों का बहुत रेट है। अगर अभी फल ना तोड़ा गया तो बाद में रेट कम हो जाएगा। कालू, मोहन बहुत बीमार है। उनके पास ना तो दवाई के लिए पैसे हैं और ना ही भोजन के लिए। उनके घर में तो अब कमाने वाला ही बिस्तर पर पड़ गया है। मौका अच्छा है, चिंटू मिंटू को काम पर रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि चिंटू मिंटू मेरे यहाँ काम करेंगे। अगर तुम कहती हो तो मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कालू और गोरी मोहन के यहाँ कुछ फल लेकर जाते हैं। अरे यार मोहन, बड़ा दुख हुआ सुनकर। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। वो दरअसल घर का सारा राशन खत्म हो गया है और मेरी दवाइयाँ लाने के भी पैसे नहीं हैं। अरे यार, बस इतनी सी बात। तुम कल चिंटू मिंटू को मेरे पास भेजना, मैं पैसे दे दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई, मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन मोहन चिंटू मिंटू को पैसे लाने के लिए कालू के यहाँ भेजता है। देखो मिंटू बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं और वो बुढ़ापे को भी पहुँच गए हैं। वो अब काम करने के काबिल नहीं रहे। आखिर कब तक तुम तीनों यूं उधार मांग मांग कर गुजारा करोगे? अगर तुम्हारे पापा तुम दोनों को काम करने की इजाजत दे दे तो तुम दोनों भाई कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाओ। फिर कालू मिंटू को कुछ पैसे देता है। मिंटू जब घर आता है तो वो अपने पापा को सारी बात बताता है। बेटा, मेरे होते हुए तुम दोनों भाइयों को कोई काम करने की जरूरत नहीं। मैं बाद में कालू को सारा कर्ज चुका दूंगा। नहीं पिताजी, अब से आप सिर्फ आराम करेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं। वैसे भी कभी ना कभी तो हमें काम करना ही है। चिंटू मिंटू की बार बार काम करने की जिद करने पर मोहन मान जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों भाई अपने पिताजी को खाना और दवाई देकर काम पर आ जाते हैं। बेटा, आपने बहुत अच्छा किया जो काम पर आ गए। आखिर आप दोनों नीलू के बहादुर बेटे हो। चलो शाबाश बेटा, काम पर लग जाओ। आज तुम्हें पूरे 50 टोकरी फल तोड़ने हैं। चिंटू मिंटू सख्त गर्मी में भी सारा दिन काम पर लगे रहते हैं और शाम तक पूरे 50 टोकरी फल तोड़ लेते हैं। चाचा, हमने 50 टोकरी फल तोड़ लिए हैं। हाँ बेटा, मैंने गिन लिए हैं। अब तुम दोनों घर जाओ और हाँ, सुबह काम पर जल्दी आना। कल काम ज़्यादा है। तुम दोनों को मिलकर कल पूरे 100 टोकरी फल तोड़ने हैं। बेटा, तुम दोनों ने आते हुए इतनी देर क्यों लगा दी? पापा, हम कालू चाचा से गपशप कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। मिंटू अपने पापा से झूठ बोल देता है कि कहीं उनके पापा उनको काम पर जाने से मना ना कर दे। अगले दिन फिर चिंटू मिंटू सुबह सुबह काम पर लग जाते हैं। कालू चिंटू मिंटू से उनकी ताकत से ज्यादा काम करवाता था। मिंटू भाई, कालू चाचा हमसे डबल काम करवाते हैं।
मुझे वो अच्छे पंछी नहीं लगते, वो हमारे साथ दिखावा कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं सोचते, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है। चचा वो कुछ पैसे चाहिए थे, पापा की दवाई भी खत्म हो गई है और घर का राशन भी लाना है। बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, और वैसे भी जो पैसे आपने पिछले साल उधार लिए थे वो अभी तक वापस नहीं किए। जैसे ही मुझे कुछ पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें कुछ और पैसे उधार दे दूंगा। ये सुनकर चिंटू मिंटू कालू को देखते ही रह जाते हैं। एक दिन जिमी कालू से मिलने आता है और चिंटू मिंटू को सारा दिन काम में लगा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। बेटा तुम तो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बढ़कर काम कर रहे हो, ये तो खुद पर जुर्म है। चिंटू मिंटू जिमी को सारी बात बताते हैं। बेटा ये कालू तो शुरू से ही बहुत चालाक पंछी है, तुम आज से मेरे साथ काम करोगे, मेरे फलों को मंडी लेकर जाया करोगे, मेरे पास बहुत सारे पक्षी काम करते हैं। जिमी चिंटू मिंटू को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। जिमी चिंटू मिंटू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और फिर जिमी चिंटू मिंटू के साथ उनके घर जाता है और उनके पिताजी को कुछ दवाइयाँ और राशन का सामान देता है। उधर कालू और गोरी घर पर आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके घर में कुछ डाकू घुस आते हैं। चुपचाप अपना सारा पैसा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। नहीं नहीं कृपया हमें मत मारिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए। डाकू कालू और गोरी को एक पेड़ से बांध देते हैं और उनका सारा पैसा और जेवर लूट कर ले जाते हैं। मैंने चिंटू मिंटू का हक मारा था ना, जो अपने साथ साथ मेरा पैसा भी बहा कर ले गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कालू और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे और दिन भर पक्षियों को चूना लगाते रहते थे। मोहन यार जल्दी से मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो। कालू यार तुम्हारा पिछला बकाया भी बाकी है, जब तक वह भुगतान नहीं हो जाता मैं तुम्हें पानी पूरी नहीं दूंगा। मोहन मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ। मोहन कालू और जग्गू को 2 प्लेट पानी पूरी देता है। कालू और जग्गू जल्दी से पानी पूरी खा लेते हैं। यार तुम्हारी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपके पैसे का भुगतान करने के लिए जल्दी ही वापस आऊँगा, बस मुझे बताइए कि कितना बकाया है। कालू मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, मैं आज राजा जी से शिकायत करूँगा। ठीक है मैं तुम्हें कल तुम्हारे 100 रुपए दे दूंगा, इसलिए तुम राजा जी के पास मत जाना। कालू यार कुछ करो, नहीं तो राजा जी हमें जेल में डाल देंगे। हाँ यार मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर तुम किसी के घर में चोरी भी करोगे तो भी तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर रास्ते में किसी पक्षी से पैसे छीन लिए जाएं तो भी 100 रुपए नहीं वसूले जाएंगे, और अगर मजदूरी करोगे तो कोई 1 रुपए से ज़्यादा मजदूरी पर ना लेगा। अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम जंगल छोड़कर भाग जाएं। अरे नहीं, क्या तुम पागल हो? क्या हमने किसी से कुछ चुराया है? इसी बीच वहाँ एक भिखारी आता है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। यहाँ से चले जाओ, हमारा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। यदि आप ऊपर वाले के नाम पर दे देंगे तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस समय तुम हमारी मुसीबत हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे भी बड़े भिखारी हो। इसका मतलब है कि इस भिखारी के पास बहुत पैसे हैं, चलो इसे लूट लें। तभी कालू खंजर निकाल लेता है। ओ बाबा जो कुछ है निकाल दो, नहीं तो मार दिए जाओगे, तुमने हमारा दिमाग बहुत खराब कर दिया है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, यह सब अपने पास रखो, इतना पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं हर दिन इतना पैसा कमाता हूँ।
भिखारी सब कुछ छोड़कर चला जाता है। कालू और जग्गू ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से 500 रुपए निकले। 500 रुपए देखकर कालू और जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे जग्गू, ये बेचारा हमसे तो अच्छा है, इतना अमीर है, 500 रुपए रोज कमाता है, यह काम तो बहुत अच्छा है। चलो पहले मोहन को 100 रुपए लौटा देते हैं, फिर देखते हैं। कालू, ये तो बड़ी बात है, तुमने पहली बार अपना वादा पूरा किया, लेकिन एक साथ 100 रुपए कहाँ से लाए? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, 100 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, अब से मुझसे थोड़ा अलग ढंग से बात करना। कालू यार, हम तो हट्टे खट्टे हैं, हमें कौन भीख देगा? चुप रहो, मैं यही सोच रहा हूँ। तुम अंधे बनकर एक टूटे हुए पाँव के साथ भीख मांगोगे, जबकि मैं गूंगा बनकर एक टूटे हुए पंख से भीख मांगूंगा। फिर कालू और जग्गू साथ के जंगल में चले जाते हैं। अभी पता चल जाएगा कि हम में से कौन तेज है और सबसे ज्यादा एक्टिंग कौन करता है। पहले तुम जाओ, सामने कुछ पक्षी बैठे बात कर रहे हैं। फिर जग्गू इन पक्षियों के पास जाता है। भगवान के नाम पर इस अंधे पक्षी की मदद करें, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकता और अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, कृपया मेरी मदद करें। आप उड़ नहीं सकते और आप देख नहीं सकते, तो अब तक आप कैसे सुरक्षित हैं? आपको कोई शिकारी या जंगली जानवर पकड़ता नहीं है? मैं एक कौवा हूँ, मैं शिकारी के किसी काम का नहीं हूँ और जंगली जानवर मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें मुझ पर दया आती है और वो मुझे जाने देते हैं। तुम सच में परेशान हो और तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें अपने पास एक मकान दे देते हैं, तुम वहीं रहोगे, हम तुम्हें खाना पानी की सारी चीजें भी देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, मेरा एक दोस्त है, वो मेरी देखभाल करता है, बस मुझे सहारा देने के लिए कुछ पैसे दे दो। मुझे लगता है कि ये कोई ढोंगी है, जब इसे सब कुछ मिल रहा है तो ये इनकार क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि ये कोई ढोंगी है, जब इसे सब कुछ मिल रहा है तो ये इनकार क्यों कर रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे दूंगा, जैसे ही पैसे खत्म हो जाएं तुम मेरे पास आना। अरे सेठ जी, पैसे बाद में देना, पहले अपनी जान बचाएं, वो सामने शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही जग्गू तुरंत उड़ने लगता है। सेठ जी, आपका नौकर बड़ा झूठा है, यहाँ कोई शेर नहीं है। अरे मैं तो अंधा था और उड़ भी नहीं सकता था, सत्यानाश हो जाए इस नौकर का। अरे तुम तो अंधे थे और उड़ भी नहीं सकते थे, अब तुम्हें कैसे नजर आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि तुम एक ढोंगी हो। अगर आज के बाद तुम यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें सचमुच में अंधा कर दूंगा और तुम्हारे पंख भी तोड़ दूंगा। फिर गोलू जाकर कालू को पूरी बात बताता है। अरे यार, ये नए भिखारी कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो हमारे इलाके में सिर्फ तुम ही थे। सेठ जी, 2 दिन पहले मुझे 2 कौओं ने लूटा था, उनका हुलिया ऐसा ही था जैसा आप ढोंगी भिखारी का बता रहे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मेरी एक्टिंग देखना, अगर पैसे ना लिए तो मेरा नाम कालू नहीं। अरे यार, ये नए भिखारी कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो हमारे इलाके में सिर्फ तुम ही थे। कालू इसी तरह 2-3 बार गूंगा बनने की एक्टिंग करता है। तभी बूढ़ा भिखारी मुड़ता है और कालू की ओर देखता है। अरे ये तो वही गुंडा है जिसने मुझसे पैसे लिए थे। तभी बूढ़ा भिखारी सेठ को अपनी आंख से इशारा करता है। सेठ भिखारी की बात समझ जाता है और तुरंत डंडे मंगवाकर अच्छी तरह कालू की धुलाई करवाता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी गलती क्या है?
हमें तुम पर तरस आया क्योंकि तुम बोल नहीं सकते थे। अब हमने तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दिया है। अब देखो तुम बोलने लगे हो। अरे ओ बुढ़े फकीर, पहले तो हमने तुम्हें सिर्फ पैसे छीने थे, इस बार हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी है। आपके क्षेत्र में तो सभी लोग भिखारी हैं। मैं जब भी वहां जाता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता, इसलिए अब मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे कालू, तुम तो हीरो बन रहे थे कि मैं पैसे लेकर आऊंगा, जबकि तुम हड्डियां तोड़वा कर आ रहे हो। जग्गू, बकवास बंद करो। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। जिस बुढ़े फकीर से हमने पैसे छीने थे, अगर वो वहां ना होता तो मैं वहां से पैसे लेकर दिखाता। फिर कालू और जग्गू एक दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छी आजीविका कमाने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए और घर पर खाली बैठे रहने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। रानो बहन, 5 बेटियों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं, और ऊपर से कालू की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। काम कर कर के मेरा तो बुरा हाल हो गया है। गौरी बहन, मैं कालू को समझाती हूँ कि वो कम से कम भोजन तो ढूंढ कर लाया करे, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा। फिर भी तुम कोशिश करके देख सकती हो। गोलू यार, तू भी 2 घूंट पी ले और जिंदगी खुल के जी ले। ये दुनिया वाले तुमसे कभी खुश नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। हाँ कालू यार, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे पक्षी के साथ चली गई है। आज मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। काश मेरा कोई बेटा या बेटी होती जो मुझे दिलासा देते। मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई समझ नहीं आई कि तुम क्या कह रहे हो। कालू, तुम 5 बेटियों के बाप हो, तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि तुम नशा छोड़ दो और कामकाज में अपनी पत्नी का हाथ बटाया करो। गौरी मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, वो सब अपनी बेटियों के लिए करती है। उसे डर है कि मैं कहीं दूसरी शादी ना कर लूं। रानो पेड़ के पीछे छुपकर कालू और गोलू की सारी बातें सुन रही थी। गौरी ठीक ही कह रही थी। कालू पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। दिन है जिंदगी के 4, पीले कालू के यार, भूल जा अपना प्यार। अरे राजू यार, तुमसे एक बात करनी थी। जैसा कि तुम जानते ही हो, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है। पक्षी हमसे डरते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारी बहन अब तक 4 पक्षियों को मार चुकी है। अब कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो बताओ, चाहे कोई गरीब ही हो, बस इसने हमारा घर में जीना हराम कर रखा है। अरे यार, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास एक रिश्ता लेकर आऊँगा। वो रानी के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, लड़का शादीशुदा है और 5 बेटियां भी हैं, लेकिन बीवी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। तुम मुझसे बात करो, लेकिन उसे हमारे बारे में कुछ मत बताना। ये ना हो कि वो शादी से इनकार कर दे, बाकी हमारी रानी खुद संभाल लेगी। कालू यार, अमीर घर से रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात करूं। अरे यार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जितनी जल्दी हो सके मेरी दूसरी शादी करवा दो। मुझे बेटा चाहिए। वैसे भी गौरी की शक्ल देख देख कर मैं तंग आ गया हूँ,
और हाँ, उनको ये मत बताना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, कहीं वो इनकार ना कर दें। अरे कालू, तुम समझो रिश्ता हो गया, लड़की वाले मेरे जानने वाले हैं, बस तुम तैयार रहना, हम कल लड़की देखने जाएंगे। अरे वाह मित्र, तूने तो खुश कर दिया। मैं साधु जी से जरा अपनी कुंडली निकलवा लूं कि दूसरी शादी मेरे लिए कैसी रहेगी। गौरी, तुम ठीक ही कह रही थी, कालू पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। रानो बहन, मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा। इसी बीच कालू भी वहां आ जाता है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तुम्हारे मरने के बाद बेटियों को खाना पीना मिलेगा। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अमीर परिवार से है। मेरा रिश्ता मेरा मित्र राजू करवा रहा है। अभी मैं साधु जी के पास अपनी कुंडली लेने जा रहा हूँ। साधु जी, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए कि मेरे बेटे होंगे या बेटियाँ। यह शादी मेरे लिए कैसी रहेगी। आपके 2 बेटे होंगे और यह विवाह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। वाह साधु जी वाह, आपने तो खुश कर दिया। साधु जी की जय हो, साधु जी की जय हो। गौरी बहन, चिंता मत करो, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। हाँ भाई कालू, कुंडली निकलवा ली क्या? शादी का इरादा है कि नहीं? अरे यार, साधु जी ने कहा है कि मेरे 2 बेटे होंगे और ये शादी मेरे लिए काफी बेहतर रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर लड़की देखने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दूसरी ओर कालू और उसका मित्र लड़की के घर पहुंच जाते हैं। लड़की के भाई कालू की अच्छी तरह सेवा करते हैं। हमारी बहन बहुत मासूम है। हम चाहते हैं कि हमारी बहन हमेशा खुश रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बहन को खुश रखेंगे और कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे अरे, आप चिंता मत करो, मैं अपनी होने वाली पत्नी को कभी नाराज नहीं करूंगा। फिर कुछ ही दिनों में कालू और रानी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। रानी के भाई उसे अलग रहने के लिए एक सुंदर सा घर देते हैं। कालू जी, अगर मुझे पता चल गया कि तुम अपनी पहली बीवी के पास जाते हो तो समझो तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। आप चिंता मत करें, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हाँ, आज मुझे अपनी दोस्त के साथ कहीं जाना है, इसलिए अगर देर हो गई तो मेरा इंतजार मत करना। ये सब सुनकर कालू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यार राजू, तुमने मेरे गले में ये कौन सी मुसीबत डाल दी है। रानी तो बहुत दुष्ट है, वो तो बात बात पे मुझे मारने की धमकी देती है। अरे यार कालू, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे परिवार से है। ये सब तुम्हारा वहम है। और फिर साधु जी ने भी तो कहा था कि ये शादी तुम्हारे हक में ठीक रहेगी। गौरी की 2 बड़ी बेटियां माँ का कामकाज में हाथ बटाती हैं। वो जंगल से तिनके लाकर घोंसला बनाती हैं, जबकि गौरी बाजार में घोंसले बेचती थी। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। कालू रानी से कई दफा मार खा चुका था। रानी के यहाँ 2 अंडे हुए थे। कालू, आज के बाद अंडों पे बैठना तुम्हारा काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा। दूसरी ओर गौरी की 2 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाती हैं, जबकि एक छोटी बेटी डॉक्टर बन जाती है। काश हमारे पास पिताजी होते तो वो बहुत खुश होते। बेटों की हसरत ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया कि रानी माँ हर समय उन पर जुल्म करती रहती है। बहन, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द पिताजी ये जान जाएंगे
कि बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। बेटियां अपने माँ बाप का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी दो बहनों ने माँ जी के साथ मिलकर हमें दिन रात मेहनत करके पढ़ाया। उनकी वजह से आज हम बड़ी ऑफिसर्स बनी हैं। ऐसा तो बेटे भी नहीं कर पाते जैसा हमारी बहनों ने कर दिखाया। रानी के अंडों से दो बेटे पैदा होते हैं जो बहुत ही सुंदर थे। कालू बेटों को देखकर बहुत खुश होता है। कालू, बहुत बहुत मुबारक हो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। हम तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारी बहन को खुश रखा और शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। काश मेरे ये बच्चे गौरी के यहाँ होते तो आज मुझे गौरी से दूर न रहना पड़ता। कालू, ये किन सोचों में गुम हो? जल्दी बाजार जाओ और बच्चों के लिए नए घोंसले लेकर आओ। अच्छा रानी, मैं अभी जाता हूँ। कालू एक तरफ तो बहुत खुश था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, जबकि दूसरी ओर वो अपने परिवार को लेकर दुखी भी था। माँ, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे पास आ रहे हैं। नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी कभी तुमसे मिलने नहीं आएंगे। वो बहुत दुष्ट पक्षियों के हाथों फंस चुके हैं। फिर कालू अपने बहुत पुराने मित्र गोलू के पास जाता है। अरे कालू यार, तुम तो दूसरी शादी करके मुझे भूल ही गए हो। नहीं यार, बोला नहीं था, काम ही बहुत होते हैं, बस टाइम ही नहीं मिलता। अरे और सुनाओ, सुना है तुम्हारी नई पत्नी बहुत दुष्ट है, तुम पर बहुत जुल्म करती है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों को बातें बनाने की आदत होती है। चलो छोड़ो इन बातों को। आज मेरे यहाँ 2 बेटे हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार, तू तो बड़ा खुश नसीब है। एक साथ 2 खुशियाँ। 2 खुशियाँ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम्हारी 2 बेटियां बड़ी पुलिस ऑफिसर बन गई हैं और एक बेटी डॉक्टर, तो क्या ये खुशी की बात नहीं? ये सुनकर कालू हैरान रह जाता है। गोलू कालू को सब कुछ बताता है कि किस तरह गौरी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मेहनत की और फिर उनको पढ़ाया लिखाया। अभी भी गौरी की घोंसले की बहुत बड़ी दुकान है। फिर गोलू कालू को गौरी की दुकान का एड्रेस देता है। कालू अपनी बेटी और गौरी को दूर से एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। गौरी, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर देना, मैंने गौरी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां मुझे माफ़ कर देंगी, लेकिन गौरी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। भाई, कालू दिल का बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि उसे उसकी बेटियों से मिलने दूँ। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। बेचारे ने बहुत जुदाई सही है। कालू, घोंसला नहीं लेकर आए और तुम इतनी देर तक कहाँ थे? रानी कालू से बड़ी नरमी से बात करती है। रानी का ये व्यवहार देखकर कालू बहुत हैरान रह जाता है। वो जिस दुकान से घोंसले मिलते हैं ना, वो मेरी पहली पत्नी की है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। कालू, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम चाहो तो अपनी पहली पत्नी के साथ रह सकते हो और उसे मिलने जा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ रहने को भी तैयार हूँ। रानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी दयालु कैसे हो गई हो? क्योंकि पहले मैं माँ नहीं थी, अब मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ का दिल क्या होता है। तब कालू
रानी को अपनी बेटियों के बारे में सब बताता है। कालू, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी गोरी तो बहुत बहादुर हैं। तुमने सिर्फ बेटों की ख्वाहिश के लिए उनको छोड़ दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेटे और बेटियों में क्या अंतर है। मेरे पिताजी बहुत क्रूर थे, जबकि मेरी माँ बहुत मासूम थी। एक दिन एक मामूली से झगड़े में मेरे पिता ने मेरी माँ की हत्या कर दी। माँ की हत्या के बाद एक झगड़े में पिताजी की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद मेरा पालन पोषण मेरे बड़े भाइयों ने किया। जब मेरी शादी हुई तो मेरा पति भी मेरे पिता की तरह बहुत क्रूर था। एक दिन मैं उसकी क्रूरता से तंग आ गई और मैंने खुद को बदल लिया। माँ की मृत्यु और पति की क्रूरता ने मुझे क्रूर बना दिया। उसके बाद जिसने भी मेरे साथ गलत किया मैंने उसे मार डाला। लेकिन आपके व्यवहार ने मुझे बदल दिया है। आपकी बेटियों ने कई बेटों से बढ़कर दिखाया है। फिर कालू और रानी गौरी के पास जाते हैं। बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कालू की बेटियां कालू को गले लगा लेती हैं। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऊपर वाला बेटे बेटियों में फर्क नहीं करता। फिर कालू गौरी से भी माफी मांगता है। गौरी कालू को माफ कर देती है। अब मैं 5 बेटियों और 2 बेटों की माँ हूँ। फिर वे सभी एक परिवार के रूप में खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऊपर वाला हमें जिस भी परिस्थिति में रखे हमें खुश रहना चाहिए और बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ नहीं बनाता। मेरे लिए आलू मटर की सब्जी बनाकर रखना और हाँ, साथ में पुदीने की चटनी भी बना लेना। मुझे बहुत पसंद है आलू मटर की सब्जी के साथ पुदीने की चटनी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा गुस्सा ना करें, मैं बना दूंगी आपके लिए आलू मटर की सब्जी और साथ में चटनी। फिर कालू कौआ खेत में अपने काम पर चला जाता है। गौरी, चलो लग जाओ काम पर। अब कालू जी की फरमाइश पर आलू मटर की सब्जी बनाओ। एक तो ये मटर छीलने में इतना वक्त लग जाता है, मुझे तो नौकरानी समझकर रखा हुआ है। अरे गौरी, क्या हुआ? इतने खामोश और उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? अरे मैं थक गई हूँ बहुत, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई हूँ। मेरी जिंदगी में तो आराम लिखा ही नहीं। मुझे अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू मटर की सब्जी, चटनी और रोटी बनानी है। फिर घर का सारा काम भी करना है। मैं तो इसी में बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानियों से भी बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गौरी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे रानो चिड़िया, वाकई में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सोतने मिलकर तो घर का सारा काम कर लेती होंगी आसानी से। हाँ बिल्कुल, मेरा तो नाम ही रानो है। मैं भला काम क्यों करूंगी? मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी सोतन बबली से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है मुझे तो बहुत आराम हो गया है। मैं सारा दिन आराम करती रहती हूँ और मेरी सोतन घर का सारा काम कर लेती है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सोतन से घर का सारा काम करवाऊंगी। फिर तो मेरी जिंदगी भी इस रानो चिड़िया की तरह हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी और अपनी सोतन से सारा घर का काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज ही रात को ही बात करती हूँ इनसे। रात हो जाती है और कालू कौआ भी काम से वापस घर आ जाता है। वाह वाह गौरी, आज क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने, मजा आ गया खा के।
भोजन को छोड़े, आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुने। अच्छा, क्या बात करनी है? बोलो बोलो, मैं सुन तो रहा हूँ। वो कालू जी, आप दिन भर कितनी मेहनत करते हैं और थक भी जाते हैं। मैं आपका अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाती। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी कर लें। अगर आपकी दो बीवियाँ होंगी तो हम दोनों मिलकर आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। यह बात सुनकर तो कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वैसे तो गौरी जी, मेरा मन नहीं है दूसरी शादी का, लेकिन अगर आप कह रही हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं जल्दी से अब आपके लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह ही गौरी कौवी अपनी दोस्त सोनी कौवी को अपने घर पर बुला लेती है। क्या हुआ गौरी, मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला लिया है? क्या बात हुई है? देखो सोनी कौवी, मैं ज्यादा बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। मैं बस तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करोगी? तुम्हें तो पता है मेरे पति कालू जी के पास बहुत पैसा है और ये बहुत अमीर हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा घर भी है और हाँ, अपना एक खेत भी है। यह सुनकर सोनी कौवी सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इससे तो मैं शादी जरूर करूंगी। कितना अमीर कौवा मिला है। ठीक है गौरी कौवी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर इस घर में रहा करेंगे। बेटा, एक बार इस घर में तो आजा, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मिलकर कैसे रहते हैं। बढ़िया ही। चलो सोनी कौवी, आज मैं तुम्हें इस जंगल की अच्छे से सैर करवाता हूँ। कालू कौवा भी सोनी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर जंगल की सैर करने निकल जाता है। अरे गौरी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम अपने कालू कौवे की दूसरी शादी करवा रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? अरे पिंकी, तुम्हें पता नहीं है शायद कि गौरी कौवी कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करती। मैं तो अपने कालू की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है फिर गौरी कौवी, मेरा तो काम था तुम्हें बताना, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। और उधर कालू कौवा तो सारा दिन सोनी कौवे के साथ घूमता रहता था और सिर्फ भोजन करने के लिए ही घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सोनी कौवी, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ, अगर कोई काम गलत किया तो इतना मार पड़ेगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगी तुम। गौरी, ओ गौरी, कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। हाँ कालू जी, वो मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रही थी जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अरे सपने बाद में देखना, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मुझे भोजन निकाल के दे दो। हाँ, डाल देती हूँ भोजन। अभी मुझे रानो चिड़िया के पास जाना है, मुझे उसको शुक्रिया अदा करना है। कौवी रानो चिड़िया के पास उसके घर पर जाती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि तुमने गौरी कौवे से जाकर क्या कहा था कि तुम मुझे अपने घर की नौकरानी बना के रखती हो। हाँ, मुझसे घर का सारा काम करवाती हो। बताओ क्या कहा था तुमने वहाँ जाकर? मुझे माफ कर दो बबली, मैं तो सिर्फ गौरी कौवे के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस रानो चिड़िया ने तो मुझसे सब कुछ झूठ बोला था। कहीं सोनी कौवी भी शादी के बाद मेरा यही हाल ना कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर कहती हूँ कि कोई शादी वादी नहीं होगी उसकी मेरे कालू जी से। यह कहकर गौरी कौवी सोनी कौवी की तरफ जाती है। सोनी कौवी और उसका भाई बैठकर बातें कर रहे थे। भाई, मैं उस कालू कौवे को आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसा रही हूँ और उसकी जो पत्नी है ना गौरी कौवी, वो तो निहायत ही बेवकूफ है। उस गौरी कौवी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। अपने घर का सारा काम करवाऊंगी मैं उससे। और भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की भी सफाई मैं उससे करवा दिया करूंगी।
यह सब सुनकर तो गौरी कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। दुष्ट कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओगी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी मेरे कालू जी से। आई बड़ी मेरे कालू जी से शादी करेगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वापस अपने घर को चली जाती है। सर्दी का मौसम आ चुका था। जंगल में हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। जिन पक्षियों ने घोंसले नहीं बनाए थे वो सर्दी से मर रहे थे। बहुत सारे पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना लिए थे। नीलू चिड़िया अपने बच्चों चिंटू मिंटू के साथ आग जलाकर मजे से बातें कर रही थी। बेटा, मेहनत के बहुत फायदे हैं। आज अपने अंकल कालू को ही देख लो। मैंने उन्हें कई दफा समझाया कि वो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए नया पक्का छत वाला घोंसला बना ले ताकि वो सर्दी से बच सके। लेकिन कालू पर मेरी कई बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। आज उसके नन्हे नन्हे बच्चे सर्दी से कांप रहे होंगे। माँ, रानी और गोलू हमारे दोस्त हैं। आप उनको यहाँ ले आए। दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। कालू अंकल और गोली आंटी को वही छोड़ आए। वहीं दूसरी ओर कालू और उसका परिवार सर्दी में खुले आसमान तले कांप रहा था। गोरी ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लिया हुआ था। गोरी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे जल्दी से अपने पंखों के नीचे ले लो, वरना मैं सर्दी से मर जाऊंगा। कालू, कुछ शर्म करो। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे सर्दी से बीमार पड़ रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ। मुझे सबने रोका था कि कालू के साथ शादी मत करो, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी थी कि मैंने किसी की बात ना सुनी। गोरी, अब खामोश हो जाओ। मैं अभी जाता हूँ और कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। बस तुम रानी और गोलू का अच्छे से ख्याल रखना। बस यार, किसी की नज़र लग गई, वरना मैं तो बहुत मेहनती था। अब पिंकी के पास जाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चंद दिन रहने की जगह दे दे। दूसरी ओर नीलू चिड़िया छाता लेकर गोरी के पास जाती है। बारिश भी होने को थी, बादल गरज रहे थे और बर्फबारी भी उरूज पर थी। गोरी, जल्दी से मेरे साथ चलो, बारिश होने वाली है। नीलू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतनी सर्दी में हमारे पास चलकर आई, लेकिन मैं कालू को छोड़कर नहीं जा सकती। गोरी, तुम मेरे साथ चलो, कालू भी आ जाएगा। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करो। गोरी अपने बेटे गोलू को अपने ऊपर बिठाती है, जबकि रानी नीलू के ऊपर बैठ जाती है। नीलू बहन, अगर तुम थोड़ी देर तक ना आती तो मेरे बच्चे जिंदा ना बच पाते। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगी। गोरी बहन, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अगर मैं ना आती तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। वो जब चाहे किसी भी समय किसी की भी मदद कर सकता है। पिंकी बहन, दरवाजा खोल दो, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं ठंड से मर जाऊंगा। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे सर्दी से कांप रहे होंगे। खुदा के लिए एक बार अपना दरवाजा खोल दीजिए। हमें एक दिन के लिए अपने घर रहने दीजिए। मैं पिछली बार की माफ़ी मांगता हूँ। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरा विश्वास करो। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। मैं रानी और गोलू की वजह से इस बार तुम्हें माफ़ करती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब कालू पिंकी के साथ अपने घर पहुँच जाता है तो गोरी और उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। कालू, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगता है गोरी बच्चों को लेकर नीलू के यहाँ गई होगी। मैंने उसे कहा भी था कि नीलू के पास नहीं जाना। वो हमसे सख्त नाराज है।
चलो फिर नीलू के यहाँ पता करते हैं। इतनी तेज बर्फबारी हो रही है, वो यहाँ से बगैर छतरी के नहीं जा सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने घर बना लिया होता तो आज मेरा परिवार इस तरह भिखारियों की तरह घर घर मिन्नतें ना करता। कालू, इंसान गलतियों से ही सीखता है, कोई बात नहीं। तुम आज के बाद खूब मेहनत करना। नीलू, गौरी और उनके बच्चे गपशप कर रहे थे। चिंटू भाई, दोस्त तो वो होता है जो मुसीबत में काम आए। आज से हम पक्के दोस्त हैं। हाँ गोलू भाई, अब से हम मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। कालू और पिंकी भी नीलू के घर के बाहर आ चुके थे और वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। कालू भाई, मैं गौरी, रानी और गोलू को ले आई हूँ। आप कहीं गए हुए थे। नीलू बहन, आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी कालू के साथ इसके घर आई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए हम कालू के परिवार को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है। नीलू बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपकी वजह से मेरे परिवार को नई जिंदगी मिली है। कालू भाई, जो दूसरों का भला करता है उससे ऊपर वाला खुश होता है, इसलिए आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस सर्दी के मौसम में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं।